प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं हूँ अर्चना पाठक। आप सभी का विहन सीरीज YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर उपस्थित हूँ कवि सरदार भगत सिंह जी की कहानी सही रिवाज। इस कहानी को हम 4 भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रति गुरुवार सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर प्रसारित होगी। सही रिवाज कहानी में यह बताया गया है कि बच्चियों की संख्या जो घट रही है वो समाज और देश के लिए कलंक है। उसका पूरा विश्लेषण करके कवि महोदय ने सही रिवाज कहानी लिखी है। जिस गलत रिवाज के चलते बच्चियों की संख्या घट रही है, उस रिवाज को हटाकर सही रिवाज चलाया जाए तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति संतुलन चाहती है। बच्चियों की संख्या घटने से जो असंतुलन पैदा हो गया है वह शीघ्र समाप्त हो जाएगा। ये सुनते हैं सही रिवाज कहानी का पहला भाग। सुमन श्री बाबूलाल जी की आखिरी संतान थी। 3 लड़कों के बाद सुमन का जन्म होने पर घर में बहुत ही खुशियां मनाई गईं। कन्यादान करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, छोटी होने के कारण सुमन सबकी लाडली थी। सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसकी हर जिद पूरी करते। आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण बच्चों के लालन पालन में, शिक्षा में बाबूलाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुमन की पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान दिया गया था, क्योंकि उसे पराए घर जाना था। न जाने कैसा घर मिले। पढ़ी लिखी रहेगी तो ईश्वर न करे कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए या कोई अनहोनी घटना घट जाए तो सुगमतापूर्वक उसका सामना कर अपना जीवन यापन कर लेगी। सुमन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ हाजिर जवाब भी थी। उसमें तर्क वितर्क करने की अद्भुत क्षमता थी। किसी भी विषय पर गहराई से सोचना और उस पर इस प्रकार से बोलना कि सुनने वाला उसकी बातों से चकित रह जाता। अगर सवाल जवाब हो रहे होते तो किसी भी बात का इतना बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब देती कि सभी लोग उसकी बातों से सहमत हो जाते। समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए। बाबूलाल जी ने अपनी हैसियत के अनुसार लड़कों की शादी कर दी। बड़े लड़के की शासकीय विभाग में नौकरी लग गई थी, जो दूसरे शहर में जाकर सरकारी नौकरी करने चला गया था। बीच वाला व छोटा प्राइवेट फर्मों में काम करने लग गए तथा सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करते रहते थे। बाबूलाल जी ने दुनिया देखी थी। उन्होंने सुमन के बचपन से ही उसकी शादी की व्यवस्था के लिए अलग से पैसे रखने शुरू कर दिए थे, ताकि शादी के समय किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े या अपने लड़कों से पैसा न मांगना पड़े और किसी भी प्रकार का पैसे के चलते शादी में व्यवधान पैदा न हो। बड़ा लड़का जो दूसरे शहर चला गया था, वहीं उसे सरकारी मकान मिल गया और यदा कदा ही त्योहार के समय घर आ पाता था। जैसा हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे कमाने खाने लग जाएं और उनकी शादी हो जाए, ये दोनों काम बड़े लड़के के लिए हो चुके थे। बीच वाली बहू अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसे हर समय अपने मायके की चिंता सताए रहती थी। मायके वालों का खेती बाड़ी के साथ साथ व्यापार भी अच्छा भला था। वो बाबूलाल जी से भी अधिक संपन्न थे। बीच वाली बहू ने ऐसा चक्कर चलाया कि अच्छी भली पति की नौकरी छुड़वाकर उसे अपने साथ मायके लेकर चली गई। बाबूलाल जी व उनकी पत्नी आंतरिक रूप से बहू के इस कारनामे से प्रसन्न होते हुए भी ऊपरी मन से समाज को दिखाने के लिए बहू बेटे को हर समय खरी खोटी सुनाते रहते थे। उन्हें मालूम था कि उनका बेटा ही अपनी ससुराल की सारी जायदाद और व्यापार का इकलौता मालिक है। यह सोचकर वह संतुष्ट थे कि चलो बीच वाला लड़का भी कमा खा लेगा। बीच वाले लड़के के प्रति भी
उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। घर में छोटा लड़का सुमन, छोटी बहू, बाबूलाल जी व सुमन की मां भर रह गए थे। बाबूलाल जी अब शासकीय सेवा से निवृत्त हो चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल गया था। सुमन भी समय के साथ अब बड़ी हो गई थी। उसे विज्ञान विषय में अत्यधिक रुचि थी। उसने स्नातक तक की परीक्षा विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरी कर ली। छोटे लड़के की भी ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे बना बनाया मकान मिल रहा था और बाबूलाल जी को मिलने वाली पेंशन पर भी उसी का हक था। उसे अपनी नौकरी से भी अच्छी कमाई हो जाती थी। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से घर में कोई परेशानी नहीं थी। बाबूलाल जी और उनकी पत्नी को केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि किसी तरीके से सुमन के हाथ पीले हो जाए तो वे गंगा नहा लें। सुमन शुरू से ही घर में आए समाचार पत्र पढ़ती, उसकी एक एक खबर पर ध्यान देती। विशेषकर शादी और शादी के बाद दहेज को लेकर जो घटनाएं घटती उनको वह बहुत बार पढ़ती। किस प्रकार दहेज न लाने के कारण बहू को घर से निकाल दिया जाता, ताने मारे जाते, तो कहीं कहीं नर पिशाच लोग जिंदा जला देते और कई जगह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते। कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ सुमन अत्यंत संवेदनशील थी। उसे दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती। उसे बहुत दुख होता जब एक जवान सुंदर लड़की दहेज न दे पाने के कारण एक अधेड़ के साथ या अपने से ज़्यादा उम्र के साथ ब्याह दी जाती। कई लड़कियां बड़ी उम्र तक शादी न होने के कारण माँ बाप की परिस्थिति देखकर और समाज के ताने सुनकर आत्महत्या कर लेती और कुछ लोक लाज छोड़कर घर से भाग जाती। सुमन समझदार और संवेदनशील होने के कारण हर काम सोच समझकर करती, जिससे कि उसके माँ बाप, भाइयों, रिश्तेदारों की व खानदान की प्रतिष्ठा बढ़े। वह अपने जीवन में अपनी शिक्षा की तरफ ही विशेष ध्यान देती रही थी। सुमन का रूप रंग, उसकी शिक्षा, पिता की आर्थिक संपन्नता और समाज में उनकी प्रतिष्ठा देखकर कई सजातीय बंधु सुमन को अपनी बहू बनाना चाहते थे। समय के साथ साथ सुमन के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। बाबूलाल जी भी योग्य वर पता करने लगे थे। सुमन अपने आप को इन बातों से अनजान दिखाते हुए भी माँ बाप की हर बात को ध्यान से सुनती कि अमुक लड़के के बाप ने शादी के लिए इतनी मांग रखी, दूसरे ने इतनी मांग रखी। सुमन बचपन से ही दहेज के कारण हुई घटनाओं को सुनती और समाचार पत्रों में पढ़ती आ रही थी। उसे पता था मोहल्ले में दहेज के कारण कई लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसी लड़कियों के माँ बाप और भाइयों पर क्या गुजर रही थी। संवेदनशील होने के कारण उनकी वेदना वह महसूस कर रही थी। रह रहकर घंटों वह इस समस्या पर विचार करती कि कैसे इस मनहूस प्रथा को समाज से हटाया जाए। जब उसने समाचार पत्रों में पढ़ा कि लड़कियों को जन्म लेने से ही पहले मार दिया जा रहा है, तो उसका मन चित्कार कर उठा और पूरा शरीर एक अनजाने आवेग से थर थर कांपने लगा। वह रात दिन इसी विचार में डूबी रहती कि कैसे दहेज रूपी कलंक को हटाया जाए। अब सुमन यह जानने की कोशिश भी करने लगी थी कि दूसरे देशों में या दूसरे समाजों में कैसे शादियां होती हैं। वह अपने घर में काम करने वाली से, सब्जी बेचने वालियों से, हर छोटे बड़े से इस संबंध में चर्चा करती रहती कि उन लोगों के समाज में कैसे शादी होती है। उसे पता चला कि इतना विकराल रूप और कहीं नहीं था। बाबूलाल जी को अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गांव जाना था। वह अपने साथ अपनी पत्नी और सुमन को भी शादी में ले जा रहे थे। वे सुमन से बोले, बेटा
चलो घूम आना। लेकिन उनका असली मकसद यह था कि शायद कहीं सुमन के रिश्ते की बात भी बन जाए। ऐसे मौक़ों पर अक्सर लड़कियों और लड़कों को लोग इसीलिए भेजा करते हैं। सुमन यह सब समझती थी। अब वह भी बहुत सज धज कर रहने लगी थी। उसमें तरह तरह के परिवर्तन हो रहे थे। आंखों में कई प्रकार के हसीन सपने तैरने लगे थे। जिसकी तरफ भी वह नज़र भरकर देख लेती, वह ही उसकी नज़दीकियाँ पाने के लिए लालायित हो उठता। उसे अब संसार बहुत सुहावना लगने लगा था। पढ़ाई का वजन सिर से हट चुका था। नौकरी के लिए बाबूलाल जी मना कर चुके थे और सुमन को बोल चुके थे, बेटी अब ससुराल जाकर ही जो मर्जी हो करना। वो चाहेंगे तो नौकरी कर लेना, नहीं तो घर संभालना। सुमन हमेशा हसीन सपनों के साथ साथ भावी जीवन की सुंदर कल्पनाओं में खोए रहती। रात में तारों को देखना, चंद्रमा का बादलों में छिपना, निकलना और चारों ओर बिखरी चांदनी में नहाए पेड़ पौधों, गलियां, मकान उसे असीम आनंद से भर देते। रात को घंटों वह आकाश की ओर निहारा करती, न जाने कब नींद लग जाती। बाबूलाल जी और उसकी माँ व भाई भाभी भी उसे जल्दी न जगाया करते। कुछ ही दिन की मेहमान है, फिर अपने घर चली जाएगी। पता नहीं कैसा घर मिलता है, कितना काम करना पड़े। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की जाती। घर के छोटे बड़े कामों में उससे सलाह भी लेते और सभी सुमन का विशेष ख्याल रखते। सुमन की भाभी को यह सब देखकर थोड़ी ईर्ष्या भी होती और खराब भी लगता, लेकिन वह चुप रहती। कौन से उसके पति की कमाई खर्च हो रही है। 4 दिनों की बात है, ससुराल चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। सारे घर की कमाई पर उसी का हक होगा। अभी कुछ बोलकर मैं क्यों बुराई मोल लूं। वह भी दिखावटी तौर पर सुमन का बहुत ख्याल रखती। दिन में सुमन को आकाश में तैरते बादल, तरह तरह के फूल पौधे, बहती हुई हवा बहुत अच्छी लगती। उसे ऐसा लगता कि वह अपने अति सुंदर जीवन साथी राजकुमार के साथ बादलों में विचरण कर रही है। हर सुबह, हर शाम और जीवन का एक एक पल उसे सुहाना लगता। अपनी उम्र के लड़कों की तरफ वह भी अब हसरत भरी निगाहों से देखती और अपनी हमउम्र सहेलियों के साथ हंसी ठिठोली करती रहती। शादी का समय नज़दीक आता जा रहा था। सुमन और सुमन की माँ शादी में जाने के लिए तैयारियां कर रही थी। कुछ नई खरीदारी भी हो रही थी। बाबूलाल जी के लिए भी नए कुर्ते पैजामे सिलवाए जा रहे थे। कोई आवश्यक सामान छूट न जाए, इसलिए हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था, ताकि गांव में जाकर किसी प्रकार की भी परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर से गांव की दूरी लगभग 200 किलोमीटर थी। अपनी गाड़ी के अलावा बस ही एकमात्र साधन थी। गांव पहुंचने में लगभग 6 घंटे लग जाते थे। शादी के एक दिन पहले बाबूलाल जी अपनी पत्नी व सुमन के साथ लगभग 10 बजे बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। बस में सुमन खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है, जहां से उसको अपनी तरफ का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा था। बस में कई सवारियां चढ़ उतर रही थीं। खड़ी होने के कारण बस के अंदर बहुत उमस थी। वह सोचती जल्दी जल्दी बस चले और चलती रहे, जहाँ तक उसको जाना है वहीं जाकर रुके। जबकि बस को लगभग हर कस्बे और गांव में रुककर सवारी उतारनी व चढ़ानी पड़ती थी। थोड़ी देर रुकने के बाद बस चलने लगती है। ताज़ी और तेज हवा लगने से सुमन की सांस में सांस आती है। कस्बे और गांव के कच्चे पक्के मकान, खेलते हुए बच्चे, हरे भरे खेत खलिहान और सड़क के किनारे किनारे ऊंचे साल के पेड़, कहीं कहीं पर
पानी के छोटे छोटे जानवरों को चराने के लिए ले जाते चरवाहे, ये सभी दृश्य सुमन का मन मोह रहे थे। सुमन की माँ, जो सुमन के पास बैठी थी, कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन सुमन माँ की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वह तो आकाश में कतारबद्ध उड़ते पक्षियों की ओर देख रही थी। आकाश में उड़ते छोटे छोटे बादल सूरज की रोशनी में अलग ही छटा बिखेर रहे थे। कलरव करते पक्षी और वातावरण की ठंडक, हवा में फैली मीठी मीठी सुगंध और पेड़ों के नीचे जमीन पर फैले पीले पीले पत्ते उसे अजीब सी खुशी देते। सुमन को लग रहा था, काश हमारा यहाँ घर होता तो कितना अच्छा होता। बस जंगलों के घुमावदार टेढ़े मेढ़े रास्तों से बड़ी तेजी से गुजरती जा रही थी। कहीं कहीं पेड़ों पर बंदर उछल कूद करते दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं पलाश और गुलमोहर के पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। बस गांवों, कस्बों, जंगलों, पहाड़ों और पुलों को पार कर सवारियां उतारती चढ़ाती बड़ी तेजी से चली जा रही थी। लगभग 4 बजे जिस गांव में बाबूलाल जी को जाना था, बस पहुंच जाती है। बाबूलाल जी सुमन और उसकी माँ को पहले ही बोल चुके थे कि उतरने की तैयारी कर लो, गांव पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद बस रुकने पर अपना सारा सामान समेटकर सभी लोग बस से उतर जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद बाबूलाल जी इशारा करते हैं, हमें इसी घर जाना है। सुमन देखती है कि घर के बाहर सजावट हो रही है और बहुत चहल पहल है। कई लोग आ जा रहे हैं। बाबूलाल जी के रिश्तेदार बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। सुमन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे दिन और कई रिश्तेदार आ जाते हैं। बारात को ठहराने और सेवा करने की व्यवस्था करने लगते हैं और बारात की अगवानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही समय पर बारात आती है और सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से होने लगते हैं। अचानक सुमन क्या देखती है कि उनके रिश्तेदार से लड़के का बाप लड़ने लग जाता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि यह शादी नहीं होगी। कारण पूछने पर पता चलता है कि दहेज देने के लिए लड़की का बाप जितना पैसा बोला था वो नहीं दे पा रहा है। यह सुनकर शादी स्थल पर हड़कंप मच जाता है। लड़की का बाप एकदम गिड़गिड़ाने लगता है कि जहाँ से पैसा आना था नहीं आ पाया है। मैं 6 महीने के अंदर जो बात हुई है पूरा पैसा दे दूंगा। और उधर लड़की की माँ यह सब सुनकर अचानक बेहोश हो जाती है। लड़के के पिता को गांव वाले और सभी रिश्तेदार समझाते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, आपको 6 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा। बहुत ही मुश्किल से वे राजी होते हैं और कहते हैं कि मुझे हर हाल में 6 महीने में पैसा मिल जाना चाहिए। वातावरण जो थोड़ी देर पहले उदास हो गया था, चहल पहल शुरू होने से फिर खुशनुमा हो जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ को भी होश आ जाता है। बारात विदा हो रही थी, गमगीन माहौल था। लड़के लड़की को सब भावी खुशहाल जीवन के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। लड़की फूट फूट कर रो रही थी। अत्यंत मार्मिक दृश्य था। बैंड वाले विदाई धुन बजा रहे थे। लड़की के माँ बाप, रिश्तेदार, सहेलियों सहित सभी की आंखें नम थीं। सुमन के दिमाग से जो दहेज प्रथा वाली बात निकल चुकी थी, अचानक इस घटना के बाद सक्रिय हो उठती है। उसको अपने रिश्तेदार की इज्जत बचाने के लिए लड़के के बाप के सामने गिड़गिड़ाना, लड़की की माँ के बेहोश होने पर घर में कोहराम मचना, घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होना और 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करना, यह सब देख
सुनकर सुमन एक अजीब सी मनोस्थिति में आ जाती है। बारात विदा हो चुकी थी। तूफान के बाद जैसी शांति घर में छाई हुई थी। रिश्तेदार वापस अपने घर जाने की तैयारियां कर रहे थे। शादी में व्यवस्था करने वाले लोग अपना सामान समेट रहे थे। बाबूलाल जी अपने रिश्तेदार के विशेष आग्रह पर एक दिन और रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुमन को भी एक दिन और रुकने पर बहुत खुशी हो रही थी। सोच रही थी, अच्छा हुआ जो आज रुक गए। मैं पूरा गांव घूमकर देखूंगी कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। कहानी का अगला भाग आप अगले बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे सुनेंगे। आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। विहन सीरीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।